इस ट्यूटोरियल में हम एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था। द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल, तो कह रहा है 2 kg हमने एप्पल खरीदे, उनकी कॉस्ट, और 1 kg ग्रेप्स खरीदे, उनकी कॉस्ट ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। तो 2 किलो सेब खरीदे, 1 किलो ग्रेप्स खरीदे, तो टोटल पैसे जो हमने स्पेंड किए वो किए 160। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1 किलो सेब के कितने पैसे थे और 1 किलो ग्रेप्स के कितने पैसे थे। हमें सिर्फ इतना पता है कि 2 किलो एप्पल्स जब हमने लिए, 1 किलो ग्रेप्स लिए, तो हमने टोटल मनी जो है वो इतनी स्पेंड की। अच्छा, उसके बाद वो कहता है आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑफ एप्पल, हमने 4 किलो जब एप्पल खरीदे और 2 किलो ग्रेप्स खरीदे, 2 kg ग्रेप्स खरीदे, तो हमने इतने पैसे स्पेंड किए, 300 रुपीज़। अब वो कहता है कि इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अलजेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। देखो, फिर से वही बात, हमें सबसे पहले वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने कि इनमें वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होंगे? देखो, हमने जो भी चीज़ खरीदी है, अल्टीमेटली बात हो रही है पैसों की, कि कितने पैसे स्पेंड किए, कितने रुपीज़ स्पेंड किए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1 किलो जब एप्पल खरीदते तब कितने स्पेंड किए, 1 किलो ग्रेप्स पे कितने स्पेंड किए। हमें कंबाइंड पता है, ठीक है, कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स के इतने, 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स के इतने। तो हम क्या करते हैं कि हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, हम 1 किलो एप्पल्स की कॉस्ट को मान लेते हैं x रुपीज़। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ये कितने भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये मैंने इसको x रुपीज़ मान लिया। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, तो जो ग्रेप्स हैं उनकी कॉस्ट को मैं मान लेता हूँ से y रुपीज़। ठीक है, मान सकता हूँ मैं, एज्यूम कर लिया मैंने y रुपीज़, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब अगर यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डालनी शुरू करूँ, अब अगर मैं एप्पल ख़रीदता हूँ 2 किलो, ठीक है, क्वांटिटी 2 किलो, तो ये केजी में क्वांटिटी है, इसको 2 किलो अगर मैं ख़रीदता हूँ, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? अगर x रुपीज़ मैं 1 किलो पे स्पेंड करता हूँ, जैसे मान लो x की वैल्यू 10 है, ठीक है, मान लो 10 रुपये है, ठीक है, अगर 1 किलो के लिए मैं 10 रुपये देता हूँ, तो 2 किलो के लिए मैं कितने दूंगा? 20 रुपीज़। तो यानी कि 2 इंटू एक्स, जो भी x की वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू 20 रुपये हुई तो 2 इंटू 20, 40 रुपीज़ दूंगा, राइट। अब सिमिलरली ग्रेप्स जो हैं उनकी क्वांटिटी जब मैंने 1 किलो खरीदी, तो 1 किलो के लिए तो मैंने वैसे ही माना हुआ है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, y। ठीक है, इसको स्मॉल y यूज़ करते हैं हम, तो y रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अगली सिचुएशन की, कि जब मैंने 4 किलो एप्पल खरीदे, अगर मैं 4 किलो एप्पल खरीदता हूँ, इसकी क्वांटिटी एप्पल्स की अगर 4 kg है, तो इसका मतलब मैं 4x रुपये स्पेंड करूँगा। 1 kg पे, 1 किलो पे अगर मैं सिर्फ x रुपये स्पेंड करता हूँ, तो 4 किलो पे मैं 4x स्पेंड करूँगा। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर x की वैल्यू 10 रुपये हो, अगर मान लो एप्पल्स जो हैं वो 10 रुपये किलो हों, तो 4 किलो कितने होंगे? 4 इंटू 10 यानी कि 40 रुपीज़ के। तो x की वैल्यू जो भी हो 4x हो गया। दूसरी तरफ 2 किलो जब मैं ग्रेप्स खरीदता हूँ, तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 इंटू वाई। 1 किलो के लिए y, तो 2 किलो के लिए 2y। अब बात आती है टोटल कॉस्ट की। अब देखो, 2 किलो एप्पल, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स जब मैं ख़रीदता हूँ, तो मैं टोटल कितने पैसे स्पेंड करता हूँ? 160। ठीक है, तो यानी कि 2 किलो एप्पल की जितनी कॉस्ट है प्लस 1 किलो ग्रेप्स की जितनी कॉस्ट है, इन दोनों को मिला के मैंने 160 रुपीज़ दिए। ठीक है, सिमिलरली 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स, ये जब मैं स्पेंड करता हूँ तो मुझे 300 रुपये खर्चने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि 4 किलो एप्पल, तो इसके लिए मैंने इसको 4x रुपीज़ दिए, और 2 किलो ग्रेप्स के लिए मैंने 2y रुपीज़ दिए। तो इन दोनों को मिला के एक्चुअली मैंने 300 रुपीज़ दिए। तो यानी कि इन दोनों का सम 300 के बराबर होगा। तो ये मेरी अलजेब्राइक इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। फर्दर आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये जो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन है, ये क्या आई है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300।
तो इन दोनों में से 2 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 विच एम्प्लाइज यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 150। तो अब चाहे आप इसको इक्वेशन 2 बोल लो, चाहे आप इसको इक्वेशन 2 बोल लो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन मेरी ये हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये अलजेब्राइकली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करूँगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इसमें, हम उसके बारे में बात करते थे। इसको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? देखो लेफ्ट साइड में क्या है 2x प्लस वाई, राइट साइड में 150, लेफ्ट साइड में 2x प्लस वाई, राइट साइड में 160। तो लेफ्ट साइड तो दोनों की बराबर है, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, और राइट साइड में क्या है 150 और 160। तो क्या कभी कोई ऐसा एक्स वाई एग्जिस्ट कर सकता है कि जिसको मैं यहाँ डालूँ तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 150 हो जाए और 2x प्लस वाई की वैल्यू 160 भी हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, तो आप देखोगे ये पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनकी कम से कम 2 सॉल्यूशंस मुझे चाहिए। रिकमेंडेड 3 है, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि y को इस साइड रख लो, बाकी सब उधर ले जाओ, 160 माइनस 2x हो गया। ठीक है, चाहे x को इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाओ, वट एवर। अब इसमें मैं x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें जब पुट करूँगा तो y मेरा कितना आ जाएगा 160 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 160। तो अब मेरे पास एक सोल्यूशन आ गई जहाँ पे x 0 है और y कितना है 160। तो एक सोल्यूशन आ गई इस इक्वेशन की। अच्छा, अब x को अगर मैं 1 पुट करूँ, मैं कर सकता हूँ, x को 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 160 माइनस 2 158। तो पॉइंट बड़े क्लोज हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो x को अगर मैं 50 पुट कर दूँ, ठीक है, ये देखने से ही समझ में आया था कि आपको x की वैल्यू बड़ी डालनी है छोटी डालनी है। तो x को अगर मैं 50 पुट करूँ तो मेरा y कितना आ जाएगा, x को इसमें 50 पुट करूँ तो वो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 50। तो 2 इंटू 50 इज़ 100, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो बचा कितना 60। तो यानी कि x की वैल्यू अगर 50 हो तो y जो है वो 60 हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो एक वैल्यू और ले सकते हो, जैसे मान लो x को अगर मैं 100 पुट कर दूँ, x को 100 पुट कर दूँ तो y मेरा कितना आ जाएगा 160 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, तो x हो जाएगा मेरा 100 और y हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, सिमिलरली अब ये जो दूसरी इक्वेशन है मैं उसको पिक कर लेता हूँ। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, मैं y इधर रख लेता हूँ और बाकी सब उधर ले जाता हूँ। 150 माइनस 2x हो गया। ठीक है, 2x को उधर ले गए। अच्छा, अब इसमें अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y कितना आ जाएगा 150। सिंपल सी कैलकुलेशन है, x 0 हो गया तो 150 माइनस 0 इज़ 150। तो x हो गया मेरा 0 तो y हो गया मेरा 150। दूसरी तरफ अगर x को, इसमें भी मान लो मैं x को 50 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो y मेरा कितना आ जाएगा 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 हो जाएगा। x को मैंने 50 पुट किया है इसमें, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 50। तो जब x मेरा 50 है y भी मेरा क्या है 50। एक पॉइंट आप और निकाल के देखना इसमें। ठीक है, अपने आप करके देखना। अब मैं इस लाइन को ये पॉइंट्स और इस लाइन को ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली प्लॉट करता हूँ। तो अब इन दोनों लाइंस के मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ। तो अब इनको पहले अगर आप ऑब्ज़र्व करो कि y की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 160 है, तो यानी कि y एक्सिस पे मुझे 160 तक अकोमोडेट करना है। तो इसको मान लो मैं मान लेता हूँ 50, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा मेरा 100, ये हो जाएगा मेरा 150 और इससे ऊपर वाला पॉइंट 160। तो ये मेरा अकोमोडेट हो गया। नेगेटिव में ये -40 तक जा रहा है तो -40 मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -10, -20, -30, तो ये -40 भी आ जाएगा।
ओके, एक्स मेरा कहाँ तक जाता है, एक्स मेरा जाता है 100 तक, ठीक है, क्योंकि 50 50 0 और 100, तो एक्स को 100, तो यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, इसको 50 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं 100, ठीक है। तो 50 50 का ये इंटरवल यानी कि 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। अब पहला पॉइंट 0 एंड 160, तो x 0 y 160, तो यानी कि ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा x 50, तो x 50 यहाँ आ गया, और y 60, तो y 60 मुझे ये यहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट और आ गया। अब मैं तीसरा पॉइंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट लेने का फ़ायदा क्या है कि हमें पता चल जाता है कि वाकई पॉइंट सही है कि नहीं, तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन में आए। x 100, तो ये हो गया x 100, और y -40, तो y -40 यानी कि मेरा ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये 3 पॉइंट्स हैं, तो मैं तीनों को ज्वाइन करके देखता हूँ क्या तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं। तो ये मैं जब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो आप देखोगे ये तीनों पॉइंट्स एक्चुअली वाकई स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ये जो 3 पॉइंट्स निकाले तीनों सही हैं। 2 पॉइंट्स में गलती हो जाती है, अगर पॉइंट कहीं इधर उधर हो जाए तो लाइन टेढ़ी बन जाती है, ओके। 3 पॉइंट्स में कंफर्म हो जाता है कि लाइन ठीक बन रही है। अब दूसरी इक्वेशन ले लो, इसकी 2 सॉल्यूशंस 0 एंड 150, तो x 0 और y 150 यानी कि ये पॉइंट हो गया मेरा। दूसरा 50 50, तो ये 50 यहाँ, ये 50 यहाँ, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। अब इसको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं, ये कहीं पे भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि इनका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यही मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि कोई भी ऐसा x और y एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। उसके लिए लाइंस को इंटरसेक्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।